Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 7, conservation of plants and animals. Okay, इस चैप्टर में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. द टर्म विच इज इन दिस चैप्टर कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट एंड टू कीप सेफ एनीथिंग और ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, जिसको कि डैमेज होने से आपको बचाना है, तो दैट्स कॉल्ड कंजर्वेशन. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, टू लर्न अबाउट हाउ वी कैन कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. एज वी ऑल नो कि एनिमल्स और प्लांट्स जो वाइल्ड लाइफ की अगर मैं बात करूं, जो जंगलों में रहते हैं, जो नेचुरली ग्रो करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है. क्योंकि क्या होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस और हमारी इंटरफेरेंस की वजह से कहीं ना कहीं उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं हम लोग. तो इसलिए उन लोगों को, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो इन दिस चैप्टर ये हम सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स हैं जिनको जो इस चैप्टर में आने वाली हैं, तो उन टर्म्स को हम लोग क्लियर करेंगे कि ऐसा ना हो कि वो टर्म्स हम लोग चैप्टर के बीच में यूज करें और आपको पता ही ना हो कि व्हाट इज द मीन ऑफ द एग्जैक्ट टर्म व्हिच वी आर यूजिंग इन दिस चैप्टर. Okay, the first term in this chapter, this is biosphere. Biosphere means, biosphere is that part of the earth in which living organism exists. Biosphere means in a particular area where different organism, either plant, animals or microorganism, जो survive करते हैं, जो आते हैं, तो उसको बोलते हैं biosphere. Next is wildlife. Wildlife means, wildlife में आते हैं आपके plants, animals और जितने भी ऑर्गेनिज्म नेचुरली ग्रो करते हैं. जैसे अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, वो हमारे इंटरफेरेंस के या हमारे किसी सपोर्ट के बिना वो नेचुरली ग्रो करते हैं, तो उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ. मीन्स जो जंगलों में रहते हैं, जो नेचुरली ग्रो करते हैं. नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ हैबिटेट. Biodiversity. Biodiversity means a particular area where different organisms live in a particular area. अब habitat, ये टर्म आ जाता है यहाँ पे habitat. Habitat क्या होता है? Habitat एक प्लेस होता है, एक एरिया होता है जो जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. मान लो आप किस हैबिटेट में रहते हैं, तो हम लोग जिस जहाँ रहते हैं ये हमारा हैबिटेट है, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस, आपका टेम्परेचर, आपकी सारी चीजें मैटर करती है. तो हैबिटेट वो एरिया होता है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी मींस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मींस वो किस एरिया में फैला हुआ है और कहाँ तक है और वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में आता है, एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इन व्हिच दे लिव. इकोसिस्टम में वही आता है. अब देखो, इकोसिस्टम डिपेंड करता है किसके ऊपर? क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर. मान लो इकोसिस्टम वेरी करता है प्लेस टू प्लेस. अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है वहां पे अलग मिलेगा, अगर मैं डेजर्ट की बात करूं वहां पे अलग मिलेगा. तो डिपेंड करता है, हिली एरियाज पर अलग मिलेगा, प्लेन पर अलग मिलेगा. तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि इकोसिस्टम क्या है. इकोसिस्टम एग्जैक्ट डेफिनेशन कि इट्स अ सिस्टम जिसमें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में आते हैं. इकोसिस्टम, अगर मैं पर्टिकुलरली एक ग्राउंड की बात करूं, ग्रासलैंड की बात करूं, तो उस ग्रासलैंड में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, कितने ऑर्गेनिज्म हैं, कितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो सब आता है आपका इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है ना. देन तो ये टर्म्स हो गए आपके क्लियर. इन टर्म्स में आ जाते हैं आपके. देन उसके बाद आता है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मींस व्हेन वी कट ट्रीज ऑन लार्ज स्केल. जब आप प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पर कटिंग डाउन करते हैं, काटते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो हमारे एनवायरमेंट में सिर्फ यही एक सोर्स है जो कि एनवायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं. और द बेस्ट एंड द यूजफुल थिंग, द बेस्ट यूजफुल थिंग इज दैट कि प्लांट्स हमें O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि वो CO2 लेते हैं, क्योंकि CO2 इज अ पॉइजनस गैस. तो उसको वो लेते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, तो इसलिए उनको एनवायरमेंट क्लीनर भी बोला जाता है. और वो आपके फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर भी आते हैं, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर
डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोज करते हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। प्राइमरी प्रोड्यूस मीन्स प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, देन हर्बीवोर्स जो आपके ग्रास ईटिंग प्लांट्स आते हैं, एंड देन आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, ओके, मीन्स जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स जो खाते हैं। देन आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में आते हैं कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनको डिकम्पोज करने का काम करता है, मीन्स उनको अपघटित करने का काम करता है। अपघटित इन द सेंस कि जैसे एनवायरमेंट में कोई भी चीज है, कोई एनिमल या प्लांट मर जाता है, आफ्टर डेथ वो धीरे 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 सड़ने लगता है, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो इट मीन्स उसकी बॉडी, उसका बॉडी का पार्ट डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होने से उसने पूरी लाइफ टाइम जितना भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया, जितना भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, वो दोबारा से मिल जाता है आपका सॉइल में। मीन्स ये एक एनर्जी का एक साइकिल बना हुआ है, साइकिल जितना जो यूज करता है उसको यूटिलाइज किया, एंड देन अगर वो डेड हो जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स जितना भी उसकी बॉडी में होता है वो दोबारा से उस साइकिल में इन्वॉल्व होकर दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करता है। गॉट इट? ओके, तो डिफॉरेस्टेशन की हम लोग बात कर रहे थे कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के अगर मैं कॉजेस की बात करूं, कॉजेस क्या होते हैं कि अब क्यों हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। मान लो फॉरेस्ट है, वहां पे इंडस्ट्रीज बनानी है, वहां पे भी हमारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, तो हम लोग ट्रीज को काटते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए। ट्रीज को हम काटते हैं वुड वगैरह लेने के लिए, क्योंकि वुड पल्प को यूज किया जाता है प्लाईज वगैरह बनाने में, डोर, विंडोज, ठीक है ना, बेंचेस, टेबल्स, ये सब चीज बनाने में वुड को यूज किया जाता है, और वुड के पल्प को यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में, क्योंकि वुड पल्प जो होता है, जो स्टेम से मिलता है प्लांट के, उससे बनाए जाते हैं पेपर्स। इसीलिए बोला जाता है कि पेपर्स को आप रीयूज कर सकते हैं। इफ यू आर डूइंग रफ वर्क इन योर नोटबुक, और नोटबुक अगर पेपर अच्छी क्वालिटी का है तो ट्राई टू यूज पेंसिल, और उसके बाद अगर आपका वो काम हो गया जस्ट इरेज एंड देन डू डिफरेंट वर्क ऑन द सेम पेज। तो इसलिए आप, इससे क्या होगा, आप पेपर को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो सो प्लीज ट्राई टू डोंट वेस्ट पेपर, ठीक है ना, पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना आपको पता है एजुकेशन सिस्टम में कितने पेपर्स की जरूरत पड़ती है। तो सोचो कि इतने पेपर्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए कितने लार्ज स्केल पे प्लांट्स को काटा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है कि कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन के मीन्स मान लो कि एग्रीकल्चरल फील्ड है, हमारा इन्वॉल्वमेंट है, और हम जाके घुस जाते हैं जंगलों में, जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ होती है, जो वाइल्ड लाइफ होती है, एनिमल्स और प्लांट्स, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ डिस्टर्बेंस हम लोग करते हैं, जाते हैं वहां पे एग्रीकल्चरल, वहां पे अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि प्लांट्स को काट के तो हम लोग फील्ड को फ्री करते हैं एग्रीकल्चरल के लिए। नेक्स्ट आता है अगर रोड्स वगैरह बनाने में, अगर मान लो कि रोड निकल रही है और वो फॉरेस्ट के साइड में से या बीच में से अगर कोई भी पोर्शन हम लोग ले रहे हैं, तो वहां पे आपको प्लांट्स को कटिंग करना पड़ेगा, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं हमें डिफॉरेस्टेशन होता है। और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं, तो कॉन्सिक्वेंसेस में आता है डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन से जैसे जितने भी आप लोगों के फ्यूल्स वगैरह होते हैं, ओके, here are some consequences of deforestation. Deforestation हम लोगों को क्लियर हो गया कि deforestation एग्जैक्ट में होता क्या है। It's the when we cut tree on a large scale, that means वो होता है deforestation। अगर आप large area में ज्यादा plants को कटिंग कर देते हो तो वो उसको बोलते हैं deforestation। तो deforestation के consequences या causes, here are some consequences of deforestation. The first is deforestation will lead to a shortage of wood and other forest products. If we are cutting trees on a large scale continuously, तो it means जो हम लोगों को वुड से जो फ्यूल्स मिलते हैं, फ्यूल्स इन द सेंस कि हम वुड को यूज करते हैं टू मेक बेंचेस, टू मेक डोर्स, विंडोज, और जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोगों को एज अ मेडिसिन हम लोग प्लांट्स को यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अमाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। और इंडस्ट्रियल लेवल पर जब वुड को हम लोग यूज करते हैं तो उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों
कि इफ वी आर टॉकिंग कॉन्सिक्वेंसेस, तो डिफॉरेस्टेशन में हम लोगों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जब होता है, जब टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज अप होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो तब कहीं ना कहीं वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो क्या होता है, जब CO2, अगर प्लांट्स कम होंगे तो CO2 को लेना, CO2 के जो एब्जॉर्बर है, जो उनको यूटिलाइज करते हैं, वो कम हो जाएंगे। मीन्स अगर प्लांट कम हो जाते हैं तो CO2 के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से होना शुरू हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा कि जितने भी आपके पोलर आइस वगैरह है, ठीक है ना, जो वाटर जो सॉलिड फॉर्म में है, पोलर आइस वगैरह, वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, और वो मेल्ट होने से तो जो रिवर्स का जो आपका लेवल है वो धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा, और उससे फिर आता है नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज आने शुरू हो जाते हैं, जैसे फ्लड वगैरह आ जाएगा, और हमारी जो नेचुरल जो प्रॉपर्टीज है एज वेल एज जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो हमारी लाइफ को भी इफेक्ट करता है। तो इसीलिए हम लोगों का नेचर में इंटरफेरेंस करना इट इज नॉट गुड। अगर हम लोग कर रहे हैं वो स्मॉल तरीके से कर रहे हैं, थोड़े तरीके से कर रहे हैं, तो ओके इट इज गुड, बट इफ वी आर डूइंग दीज थिंग्स ऑन अ लार्ज स्केल, तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट हमारे नेचर पे भी आता है, और अगर नेचर इफेक्टिव होता है तो उसका भुगतान तो हम लोगों को करना पड़ता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज soil erosion, making the soil infertile and led to desertification। तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के मॉलिक्यूल, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको वाइंड अप करने का काम करता है, उनको बांधने का काम करता है उनके पार्टिकल्स को। तो अगर मान लो कि अगर रूट्स आपके प्लांट्स कम होंगे तो सॉइल के जो पार्टिकल्स है उनको बांधने का काम, वाइंड अप करने का जो काम करता है वो नहीं होगा। तो इट मीन्स एयर के कॉन्टेक्ट में आके जब हैवी एयर फ्लो होता है या वाटर के कांटेक्ट में जब रेनफॉल होता है, तो सॉइल की जो अपर लेयर है जिसमें ह्यूमस की अच्छी खासी अमाउंट होती है, जो सॉइल को फर्टाइल बनाती है, फर्टिलिटी को बनाए रखती है, वो कहीं ना कहीं वाटर और एयर के कांटेक्ट में आके वॉश आउट हो जाएगी। और वॉश आउट होने से क्या होता है, वॉश आउट होने से कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी होता है। तो डिसर्टिफिकेशन मीन्स होता है जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और वहां पे वी कैन, और वहां पे कोई प्लांट ग्रो नहीं होता है, तो दैट मीन्स डिसर्टिफिकेशन वहां पे हो रहा है। तो क्या करना है कि सॉइल इरोजन को अगर आपने रोकना है तो सॉइल इरोजन, बहुत बार क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो आपके जो फ्लड आता है, फ्लड को भी रोकने का काम करता है। बिकॉज अगर एक हैवी फ्लो में वाटर फ्लो कर रहा है और बीच में अगर प्लांट्स आ जाते हैं तो आपको पता है कि वो नहीं तो सॉइल को अपने साथ बहा के लेके जाते हैं, ठीक है ना। सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी का कटाव होने लगता है। आपने चीज देखा भी होगा, जब फ्लड वगैरह आता है तो मिट्टी इतने लार्ज स्केल पे कटाव होना शुरू हो जाता है कि सब कुछ बह जाता है। लेकिन अगर वहां पे प्लांट्स अच्छे खासे हैं तो सॉइल इरोजन की जो ज्यादा नंबर पर जो सॉइल इरोजन होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो उनको बांधने का काम करती है, इसलिए सॉइल इरोजन कम होता है उन एरिया में जहाँ पे प्लांट्स ज्यादा होते हैं। Now the next is frequent flooding of rivers leading to loss of life and property। अगर किसी भी एरिया में प्लांट्स कम है तो कॉमन सी बात है कि वहां पे अगर फ्लड आ रहा है तो वो प्लांट्स नेचुरली ऑर्गेनिज्म जितने भी एनिमल्स वगैरह होता है एज वेल एज हमारी लाइफ को भी इफेक्ट करता है। तो अगर फ्लड आ जाता है वहां पे आपको पता है कि ना तो वहां पे वाटर ही सही होता है पीने का, ना में आपको प्रॉपर खाना ही मिलेगा, तो इम्बैलेंस हो जाता है, लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। तो वी कांट सर्वाइव इन दिस सिचुएशन कि जहाँ पे फ्लड है, हर जगह पानी पानी भरा हुआ है। तो अगर प्लांट्स कम होंगे तो कॉमन सी बात है वो मान लो कि प्लांट्स कम है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कंटिन्यूअसली ग्लोबल वार्मिंग हुआ, पोलर आइस मेल्ट हुआ, आपके सरफेस पे आया, रिवर में ऐड हुआ, रिवर का लेवल, वाटर लेवल जो है वो बढ़ रहा है, राइज अप हो रहा है, ठीक है ना। बढ़ने से क्या हुआ, फ्लड के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं।
अब डिफोरेस्टेशन अगर हो रहा है तो कॉमन सी बात है कि जैसे वाटर साइकिल हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर साइकिल क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर वहां पे वाटर है वो एवोपोरेट होगा। एवोपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड फॉर्म कन्वर्टेड इनटू गैस। जब लिक्विड फॉर्म गैस में कन्वर्ट होती है वो एवोपोरेशन होता है। तो सबसे पहले एवोपोरेशन होगा, क्लाउड्स में जाके वाटर ऐड हो जाएगा, कूल डाउन हुआ वाटर और फिर वो लिक्विड के फॉर्म में दोबारा से आ जाता है नीचे। तो एक नेचुरल फिनोमेना है जो चलता रहता है हमारे नेचर में। लेकिन अगर प्लांट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ग्राउंड वाटर नीचे है वो तो एवोपोरेट नहीं होगा। अब वहां पे मान लो हमारे आसपास कोई वाटर बॉडी भी नहीं है, वाटर बॉडीज नहीं है, इट मींस कोई लेक नहीं है, रिवर नहीं है, लेकिन वहां पे फिर भी रेनफॉल हो रहा है। तो उसमें भी प्लांट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ग्राउंड में जो वाटर है, क्योंकि अब हमें पता है कि जो ग्राउंड पार्ट है, जो ग्राउंड में आप प्लांट का जो पार्ट है वो होती है रूट्स, जो कि वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो थ्रू आउट द जाइलम इट्स अ पार्ट ऑफ प्लांट, जिसके थ्रू पूरे प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। और फिर बात आती है कि प्लांट लॉस कैसे करते हैं वाटर को। तो हेयर प्लांट का एक पार्ट होता है लीव्स में होती है आपके स्टोमेटा, लीव्स में होते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा लाइक आई एम ड्राइंग अ डायग्राम to clear this topic, this topic. So this is leaf के दोनों साइड होते हैं छोटे पोर्स, और ये छोटे पोर्स होते हैं आपके इन तीन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। This is stomata. This is stomata और जो भी परसेंट होते हैं दोनों साइड में लीव्स के, और जो हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज और एक्सक्रीट, जैसे प्लांट वाटर लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट वाटर लॉस करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, गॉट इट। तो ट्रांसपिरेशन, जब प्लांट्स ग्राउंड वाटर को रूट से एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो वाटर लॉस करेंगे स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हुए, तो वो वाटर कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट में मिक्स होता है और एनवायरमेंट में जब वो दोबारा से जाएगा तो एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने का काम भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जहां पे प्लांट्स ज्यादा होते हैं वहां पे गर्मियों में वहां पे अच्छी खासी ठंडी हवा भी लगती है, और हमें लाइक जैसे कूलर के सामने, कूलर वाला सिस्टम देखा है आपने, अगर आप कूलर में वाटर डालते हैं और कूलर चलाते हैं तो हवा आपको ठंडी लगती है। इसी तरीके से जो प्लांट्स है वो ट्रांसपिरेशन करेंगे, वाटर लॉस करेंगे और वो एयर में मॉइस्चर मिलाने का काम करता है, और वो मॉइस्चराइज्ड एयर जब हमारे कॉन्टेक्ट में आती है तो वो टेम्परेचर को स्लो डाउन भी करता है, ठीक है ना। इसलिए गर्मियों में भी प्लांट्स एज अ कूलर वर्क करता है, एज अ एसी वर्क करता है, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है। और जहाँ पे प्लांट्स कम होते हैं वहां पे गर्मी बेहद ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या काम करने का काम करते हैं, ये आपके टेम्परेचर को डाउन करेंगे, वाटर को ग्राउंड वाटर को एटमॉस्फेयर में लाने का काम करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और वहां पे रेनफॉल करने में भी हेल्प करता है। इसीलिए ये हमारे एनवायरमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आता है डिफॉरेस्टेशन लेड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो फॉरेस्ट का ही पार्ट है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स रह रहे, जो प्लांट्स ग्रो कर रहे थे, कॉमन सी बात है, प्लांट्स कट रहे हैं तो प्लांट्स की लाइफ इफेक्टिव हो ही रही है, लेकिन जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे एनिमल्स, जो प्लांट्स को एज शेल्टर वो वहां पे रह रहे थे, अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे थे,
इंडस्ट्रियल लेवल पर, इंडस्ट्रियल लाइक इन सब चीजों को ज्यादा अच्छे स्केल पर ले जाने के लिए हम लोग इन सब चीजों को कहीं ना कहीं खो देते हैं। ये चीजें हमारे हाथों से चली जाती हैं। जो नेचुरली चीजें ग्रो कर रही होती है तो उनको हम कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ, उनकी फैमिलीज, जो एनिमल्स है जो उस फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो हम उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो जस्ट ट्राई टू डोंट वेस्ट पेपर्स। ये स्टूडेंट्स के लिए है कि आप लोगों को क्या करना है कि पेपर्स को ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। जितना पेपर आप यूज करना है उतना ही आप पेपर यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। As we had already discussed about